टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और देखिए, एक बहुत बड़ी सूचना आ रही है कि अभी आज 15 जनवरी को सक्षमता परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी किया है शिक्षा विभाग ने, जिसमें यह कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा का जो आयोजन होगा वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही सक्षमता परीक्षा का आयोजन करेगा और उसके लिए जल्द ही सिलेबस और उसके तिथि की भी घोषणा की जाएगी बिहार बोर्ड के द्वारा। तो ऐसे में अब सक्षमता परीक्षा के लिए आपको जागरूक होना चाहिए और उसकी तैयारियों में लग जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द इसके लिए सिलेबस और तिथि की भी घोषणा हो सकती है और इस परीक्षा को देना ही होगा। क्योंकि नियोजित शिक्षकों के लिए जो नई नियमावली आई है उसमें कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा में पास करने के बाद ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो देखिए, उसी के सिलसिले में प्रैक्टिस सेट भी उसमें लाया जा रहा है सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से। हालांकि अभी उसका सिलेबस नहीं है, फिर भी जैसे सरकार का ने ये जो कहा है कि हम बिहार विद्यालय में जो हमारे जो पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर ये परीक्षा ली जाएगी। तो इस तरीके से इसके पहले भी हमने 10 जो है कि प्रैक्टिस सेट का वीडियो डाला हुआ है और अब ये उसके आगे के प्रश्न है, यानी कि 388 प्रश्नों को हमने देखा अभी तक। हमने अभी बताया था कि कुल 1000 प्रश्नों का टारगेट है जो साइंस के होंगे, यानी कि क्लास 3 से 5 और 6 to 8। देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है कि 6वीं से लेकर के और 8वीं तक के पाठ्य सामग्री पर आधारित सभी ये प्रश्न हैं, जिसमें विशेष करके विज्ञान और पर्यावरण पर आधारित सभी प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, रक्त की आरबीसी में उपस्थित लाल वर्णक कौन है? रक्त की जो आरबीसी में उपस्थित जो लाल रंग होता है वो क्या होता है, किसके लिए, किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। जो रक्त में आरबीसी की उपस्थिति में लाल वर्णक होते हैं वो आरबीसी होते हैं, यानी कि आरबीसी जो होता है वो जो है कि लाल वर्णक जो होता है आरबीसी में वो हीमोग्लोबिन है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र का महत्वपूर्ण अंग हैं? शरीर के कौन सी ऐसी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होती हैं, यानी कि मानव शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करती हैं या उसके लिए जिम्मेवार होती हैं? तो इसका सही जवाब है WBC जो होता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल जो होता है, यानी कि ऑप्शन 20 इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट है कि रक्त में थक्का जमने में मदद करने वाली कौन सी कोशिकाएं होती हैं? रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? तो देख सकते हैं और इसका सही जवाब है, इसमें देख लीजिएगा, सही जवाब इसका है प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त के थक्का जमाने में काम आता है, यानी कि वो रक्त कोशिकाएं होती हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें कि विटामिन की अगर बात किया जाए कि कौन सी विटामिन होती हैं या रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो इसके लिए विटामिन के होता है। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं कि कोशिकाओं के बारे में पूछा गया है, तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस अंग में पसीने की ग्रंथि नहीं होती हैं? देखिए, खोपड़ी में, बगल में और ये हथेलियों में इस पसीना तो होते हैं, होठ पे पसीना नहीं होते हैं, यानी कि मानव शरीर के किस अंग में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है? वो होठ इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट है कि कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती हैं? कौन सी ऐसी रक्त वाहिकाएँ होती है, क्योंकि शरीर में बहुत सी रक्त वाहिकाएँ हैं, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन कौन सी करती हैं? कौन सी रक्त वाहिका है? तो देख सकते हैं और इसका सही जवाब होगा जो धमनियाँ होती हैं, यानी कि धमनी जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती हैं मानव शरीर में। शिराएँ, देखिए धमनी और शिरा जो कि रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। शिराएँ किससे मिलकर हृदय में खाली हो जाती हैं, ये बताना है। और इसके सही जवाब है वो कोशिकाओं से मिलती हैं और इस तरीके से वो हृदय में खाली हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि हृदय कहाँ स्थित होता है? मानव हृदय कहाँ स्थित होता है? तो सब जानते हैं आप कि वक्ष गुहा में स्थित होता है हृदय जो है। और मानव जो हृदय होता है वो 4 कक्षों में बटा होता है। देखिए, अगला प्रश्न भी है कि मानव हृदय कितने कक्ष में बटे होते हैं? तो कुल 4 कोष्ठक में बटा होता है वो। और नेक्स्ट है कि हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयुक्त उपकरण का क्या नाम है? हृदय की ध्वनि जिसे सुनी जा सकती हो उसके लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए इसका सही जवाब है कि स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है कि रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो ये लिखना है कि किसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है? ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब है, यानी कि कोशिकाओं के द्वारा होता है। देखिएगा, अगला प्रश्न है कि सभी जीव छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है और इन्हें क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि
जो कोशिकाएं होती हैं वो किसी भी जीव शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई होती हैं। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि जीवों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। जीवों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो जीवों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है आप जान सकते हैं कि चूँकि भोजन से ही जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो प्रत्येक जीवधारी होते हैं वो किसी न किसी रूप में अपने भोजन को लेते हैं और उनसे उनको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है कि कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये कोशिकाओं में ही होता है जो कोशिकीय श्वसन होता है। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं आप कि कोशिका में भोजन के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कोशिकाओं में भोजन टूटता है और जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब है कि उसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, ये नेक्स्ट प्रश्न है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि सबसे छोटा जो एक कोशिकीय जीव है यानी कि माइकोप्लाज्मा है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि जब ऑक्सीजन के प्रयोग से ग्लूकोज का विखंडन होता है तो इसे क्या कहते हैं। ऑक्सीजन का जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है और शरीर को उसमें ऊर्जा जो है कि प्राप्त होती है, यानी कि कुल 38 ATP ऊर्जा जो है वहाँ से निकलती है। तो इसके लिए बताना है कि उसे क्या कहते हैं, तो उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि उस प्रकार के श्वसन का क्या नाम है जिसके कारण मांसपेशियों में ऐंठन होती हैं, तो वैसे श्वसन को क्या कहते हैं, तो एनारोबिक जो है श्वसन कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है कि उस शब्द का नाम बताइए जिसका अर्थ है कि शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर वायु को अंदर लेना, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर वायु को जब हम अंदर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सांस लेना कहते हैं, यानी कि सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेते हैं यानी कि ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निश्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है। निश्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है, देखिए इसमें ऑप्शन डी, यानी कि देखिए इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी जो है कि निश्वसन के समय शरीर से बाहर निकलती हैं गैसें जो है, तो ये सभी इसके लिए सही जवाब हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि गलफड़े मछलियों की मदद किस में करता है। आप जानते हैं कि गलफड़ जो है वो मछलियों का श्वसन अंग होता है और इस तरीके से वो किस प्रकार से सहायता करता है, तो देखिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करने में जो गलफड़ होता है वो मछलियों की सहायता करता है। और नेक्स्ट है कि देखिए चूँकि मछलियाँ जो होती हैं वो डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर सकती है, इसलिए पानी में जो ऑक्सीजन घुली रहती हैं तो उससे अवशोषित करते हैं और उस तरीके से उनका श्वसन होता है और उसके लिए गलफड़ उसमें सहायक होता है। नेक्स्ट है कि ईस्ट का उपयोग किस में होता है। ईस्ट का उपयोग किस में होता है, तो देखिएगा जब हम बेकरी आइटम बनाते हैं या फिर वाइन या बियर बनाते हैं तो उसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों में ही उसका यूज किया जाता है। और इसका अगला प्रश्न देखिएगा काफ़ी इंटरेस्टेड है कि केचुए सांस किससे लेते हैं। केचुआ यानी कि हम जिसे किसानों का मित्र भी कहते हैं केचुआ को, तो केचुए तो ये सांस किससे लेते हैं, तो देखिए त्वचा से केचुए सांस लेते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा इसके लिए। और नेक्स्ट है कि मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं। अभी इसके पहले भी जिक्र किया गया था कि गलफड़ से मछलियाँ सांस लेती हैं। और इसमें देखिएगा 12 नंबर जो प्रश्न है कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज से क्या प्राप्त करने में होता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन का जो उपयोग होता है ग्लूकोज से आखिर किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए होता है। देखिए इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी और ऊर्जा, इन सभी की प्राप्ति के लिए कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। और यहाँ से देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि तिलचट्टे किस एक अंग का उपयोग करके सांस लेते हैं, यानी कि बताना है कि तिलचट्टे होते हैं यानी कि जो कॉकरोच होते हैं या किस अंग का उपयोग करते हैं और अपना सांस लेते हैं, तो ट्रेकिया इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट है कि मिट्टी वह पदार्थ हैं जो पृथ्वी का क्या बनाती हैं। मिट्टी पदार्थ है जो पृथ्वी का क्या बनाती हैं, तो पृथ्वी की सतह को बनाने का काम करती हैं। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी के निर्माण में एक कदम है। मिट्टी के निर्माण में बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक कदम है, यानी कि कौन सा एक सहायक होता है मिट्टी के निर्माण में। तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, चट्टानों का अपक्षय होता है या ह्यूमस का बढ़ना, ये तीनों जो कारक हैं वो मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं, यानी कि ये सभी इसके लिए सही जवाब हैं। और नेक्स्ट है कि कौन सा कारक मृदा का निर्माण को प्रभावित करता है। कौन से ऐसे कारक हैं जो मृदा निर्माण में को प्रभावित करता है। आप जानते हैं कि जो मृदा निर्माण है वो एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, काफ़ी उसमें वर्ष लगते हैं और तब जाके मृदा का निर्माण होता है। तो देखिए इसमें कौन सा जो है वो महत्वपूर्ण कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करता है।
देखिए इसमें जलवायु जो है ये भी मुख्य भूमिका निभाता है किसी मृदा के निर्माण को, और सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वनस्पतियाँ, ये सभी फैक्टर जो हैं उसके लिए काफ़ी जिम्मेवार हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है कि ये सभी मृदा के निर्माण में, ये मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। और यहाँ से देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा का अपर्दन नहीं करता है। मृदा अपर्दन यानी कि मिट्टी का जो कटाव होता है, कहना है कि मृदा का कटाव जो होता है, क्योंकि मृदा अपर्दन बहुत से कारणों से होता है, वर्षा के द्वारा या कभी कभी जब तेज पवन चला करते हैं तो उसके द्वारा भी मृदा अपर्दन होता है। तो मृदा अपर्दन कौन नहीं करता है बताना है। तो देखिए इसमें जो अगर वनों की कटाई करते हैं तो वो भी जो है, वनों की कटाई करते हैं तो वो भी मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी है। बाढ़ यानी कि बाढ़ के द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है। अतिचारण यानी कि जब चारागाह में जो अतिचारण होता है पशुओं के द्वारा, उससे भी वनस्पतियाँ या पौधे नष्ट हो जाते हैं तो वो भी मृदा अपर्दन का कारण बन जाता है। यानी छत पर जो खेती करते हैं वो मृदा अपर्दन नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि मृदा संरक्षण उपायों का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है। मृदा संरक्षण उपायों का मुख्य रूप से क्या होता है। मृदा संरक्षण यानी कि मिट्टी का जो बचाव है और उसके लिए जो उपाय हम करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देख लीजिएगा यहाँ से। और इसका सही जवाब है कि जो इसमें है कि ऊपरी मिट्टी मृदा संरक्षण उपायों का मुख्य उद्देश्य होता है। और नेक्स्ट है कि किस मृदा में खनिज पाए जाते हैं, यहाँ पे दिया है। यानी कि मृदा के देखिए खनिजों में की उपलब्धता के आधार पर मृदा को देखिए ए, बी और सी यानी कि अन्य श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसमें किस मृदा में खनिज पाए जाते हैं ये बताना है। तो इसका सही जवाब है कि उसमें देखिए जो बी श्रेणी के, जो बी टाइप की जो मृदा होती हैं उसमें खनिज पाए जाते हैं। और पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी कौन सी है। पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी जो ऊपरी जो मिट्टी का सतह होता है वो किस मिट्टी का होता है। तो इसमें देखिए जो दोमट मिट्टी होती है वो पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी होती हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। मिट्टी का प्रकार कौन नहीं है, देख लीजिएगा। दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी भी होती हैं और रेतीली मिट्टी भी होती है, लेकिन युक्त मिट्टी ये मिट्टी का प्रकार नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। यहाँ से देखिएगा अब इसके बाद से नेक्स्ट यहाँ का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में किसमें सबसे छोटे आकार के मिट्टी के कण पाए जाते हैं। कौन से ऐसी मिट्टी हैं जिसमें मिट्टी के सबसे छोटे कण पाए जाते हैं। और देखिए इसमें जो लाल मिट्टी होती है तो लाल मिट्टी में यहाँ से देखिएगा ये इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस सबसे छोटे आकार के मिट्टी कण किस में पाए जाते हैं। तो देखिएगा इसमें इसका सही जवाब है कि जो ये इसका सही जवाब है कि देखिए मिट्टी जो है, मिट्टी में ये सबसे छोटे कण के आकार पाए जाते हैं। और यहाँ से नेक्स्ट है कि कपास अच्छी तरह से किस में उगती है। देखिए कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है, यानी कि जो उसमें काली मिट्टी होती है, और काली मिट्टी कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और कपास की खेती जो है मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में होती हैं। और इसके अलावा आप जान सकते हैं कि जो काली मिट्टी है जिसे हम रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, काली मिट्टी को यानी कि रेगुर मृदा कहते हैं, रेगुर, या इसको कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। अब इसमें कपास की खेती क्यों होती है, तो इसका कारण है कि इसमें नमी की मात्रा जो है कि बहुत दिनों तक रहती हैं और ये कपास के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। नेक्स्ट है यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस में उचित मात्रा में ह्यूमस मौजूद होते हैं। ह्यूमस ये किस में मौजूद होते हैं जिससे मिट्टी की उपजाऊ जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे बताना है कि किस में ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और इसका सही जवाब है कि जो एक क्षितिज है, देखिए बताया हमने कि जो श्रेणियाँ जो बांटी गई हैं, यानी कि मृदा को विभिन्न ए, बी, सी श्रेणी में बांटा गया है, उसमें ए क्षितिज में जो है वो ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और इसका आज के लिए आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा अपर्दन को नहीं रोक सकता है। मृदा अपर्दन को कौन नहीं रोक सकता है, देख लीजिएगा। तो देखिए वृक्षारोपण के द्वारा हम मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं, यानी कि मिट्टी के कटाव को कम कर सकते हैं। और इसमें देख लीजिएगा कि इसका ऑप्शन यहाँ से है, देखिए वनों की कटाई जो है इसके द्वारा, ये वनों की कटाई से जो है कि हम मृदा अपर्दन को नहीं रोक सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। और इस तरीके से आज की ये हमारे प्रश्न है। इसके बाद जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में आएंगे और कुल 1000 प्रश्नों का टारगेट है, जो सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसके पहले सभी जो 10 प्रैक्टिस सेट जो हुए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं।